Hello children. In previous lecture, we discussed about the many emperor in Mughal empire like that Babur, Akbar, Jahangir, Shahjahan, औरंगजेब। बहुत सारे शासकों के बारे में हमने डिस्कस किया और मैंने आपको पिछले टर्म पे भी बताया भी था कि इनका पॉलिटिकल पॉइंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उन शासकों के बारे में, उन एम्परर्स के बारे में जानिए और बाई चांस अगर उनके लिए कोई शार्ट नोट लिखने को आता है किसी के बारे में तो आप उनके बारे में कुछ बहुत थोड़ा बहुत लिख सकें। बस इतना याद रखिएगा। जितने भी आप मुगल्स एम्परर जितने भी पढ़ेंगे उनमें बस एक का नाम सबसे ज़रूरी है याद रखना और वो है अकबर का। अकबर का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं आपके लिए। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट था, आपने तो बड़ा शार्ट कर दिया है, एक पेज में ही इन 5-6 शासकों के नाम के बारे में लिख दिया, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे दिया है। मेन जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया है वो है टॉपिक फर्स्ट हेडिंग मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। उत्तराधिकार कैसे होता था, कौन मुगल्स गया एम्परर, कौन गया उसकी जगह कौन बनेगा एम्परर, कुछ ये आपका पहला हेडिंग है। तो याद रखिएगा मुगलों का जो एम्पायर है यहाँ उत्तराधिकार यानी जो सक्सेसर होता था, ये सक्सेसर सबसे बड़ा पुत्र ही होता था। जो एम्परर है उसका जो सबसे बड़ा पुत्र है वही नेक्स्ट एम्परर बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर जगह ये चेंज किया गया है, हर जगह चेंज हुआ है। अब जैसे शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा शिकोह था, लेकिन दारा शिकोह एम्परर नहीं बना, उसकी जगह औरंगजेब एम्परर बन गया। इसी तरह जहांगीर का बड़ा जो पुत्र है वो खुसरो शाह है, लेकिन खुसरो शाह एम्परर नहीं बन के उसकी जगह शाहजहाँ एम्परर बन गया। तो ये उत्तराधिकार सबसे बड़े बेटे को ही मिलता था, लेकिन अगर कई बेटे हो जाएं तो उनका आपस में युद्ध होता था, वार होता था और वार में जो जीतता था वही बनता था एम्परर। और ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा पुत्र युद्ध नहीं बन पाया, लेकिन पुत्र ही एम्परर बनेगा ये फिक्स होता था। तो ये हेडिंग था आपका मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन का। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट हेडिंग है मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर्स, कि मुगल का बिहेव अदर रूलर के साथ कैसा था। जैसा आप जानते भी हैं जब मुगल्स यहाँ पे आए तो यहाँ तमाम राजपूत शासक थे। जैसे राणा सांगा की बात की जाए या मोदनी राय की बात किया जाए या जोधपुर के शासक कई सारे, आमेर की बात की जाए, कई सारे यहाँ राजपूत शासक थे। तो मुगलों का स्टार्टिंग में राजपूतों से बड़ा अच्छा माहौल रहा है, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे मुगलों और अन्य राज्यों के बीच विवाद होना शुरू हो गया। जैसे अकबर औरंगजेब के समय तो अहमदनगर, साउथ इंडिया के जो क्षेत्र हैं, ये याद रखना मुगलों का अधिकतर जो वार है ना वो साउथ इंडिया के क्षेत्रों से ही होता था। क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है, मुगल्स मैंने बताया था वहाँ इस्टेब्लिश नहीं होते थे क्योंकि साउथ इंडिया बड़ा बेकार एरिया था, वो नॉर्थ इंडिया में ही फोकस करते थे। ठीक है, साउथ इंडिया में राज थे गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, तमाम राज्य, अहमदनगर, ये सब साउथ इंडिया में थे जिस पर बार बार मुगलों ने अटैक किया। तो साउथ इंडिया से इनका रिलेशन तो अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन इन मुगलों ने नॉर्थ इंडिया के राजपूतों से बड़ा अच्छा रिलेशन क्रिएट किया। तो मैं सिंपल कहूँ अगर रिलेशन की बात तो 50-50 था, यानी जिसके साथ दोस्ती करना चाहते थे अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तब तो ठीक, अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो वार। तो नॉर्थ इंडिया में तो फ्रेंडशिप थी, लेकिन साउथ इंडिया में वो फ्रेंडशिप देखने को नहीं मिली। दोस्ती आपने एक कॉलम, एक किनारे बुक में देखा होगा, एक कॉलम बना उसमें दिखाया गया है कि अकबर की वाइफ जो है वो आमेर के राजा भीमसेन की पुत्री रही है, मतलब राजपूत है। इसी तरह शाहजहाँ जिसका बेटा है वो भी जोधपुर के राजपूत की लड़की है, यानी मुगलों का राजपूतों से अच्छा रिलेशन था। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अकबर लड़ाई लड़ा है महाराणा प्रताप राजपूत से, बाबर लड़ाई लड़ा है राजपूत शासक राणा सांगा से, मोदनी राय से। तो 50-50 रहा है, कुछ से जिसने मान लिया उसके साथ अच्छा रिलेशन, जिसने नहीं माना उससे अच्छा रिलेशन नहीं। लेकिन साउथ इंडिया के राज्यों से ये हमेशा वार करते रहे हैं। साउथ इंडिया से झगड़ा होता था, राज्य जीत लेते थे, फिर जाते थे, फिर वो शासक दोबारा उस राज्य को अपना बना लेता था सत्ता। तो ये कंट्राडिक्ट देखने को मिलता है, मतलब रिलेशन अच्छा भी रहा है और निगेटिव पॉइंट भी रहा है। ये सारा पॉइंट डिस्कस किया गया है कि पड़ोसी के साथ रिलेशन कैसा था। लेकिन इतना याद रखना मुगलों ने राजपूतों को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा, हमेशा उनके साथ वैवाहिक रिलेशन यानी मैरिज रिलेशन बना के रखा है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो हेडिंग है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार जो जमींदार होते हैं, जागीरदार जो होते हैं वो क्या होते हैं, मनसब क्या होता है, एक वर्ड है मनसब। तो याद रखिए
अकबर जब अपने राज में था तो अकबर सैलरी देना पड़ता है ना हर एक सैनिकों को, भाई सैनिक है उनके तो आपको सैलरी देना पड़ेगा। तो मनसब के पहले तो याद रखना 2 पॉइंट है, मनसब में 2 पॉइंट है, एक है जात और दूसरा है सवार। यही इंग्लिश में भी कहते हैं JAAT जात, SAWAR, ये इंग्लिश में भी है। तो मनसब का 2 पॉइंट है, एक जात है दूसरा सवार है। मनसब एक प्रकार की सैलरी है जो मुगल्स एम्परर देते थे अपने आर्मी को। आर्मी मीन्स जो लीडर होता था, जो कमांडर होता था, उनके साथ साथ सारे सोल्जर्स को देते थे। क्लियर? वो कमांडर जिस प्रकार का काम करता, अगर बहुत अच्छा काम करता तो उसका मनसब बढ़ा दिया जाता। मनसब बढ़ाने का मतलब है जात बनाना। जात एक तरह की सैलरी है, समझो रुपया है। जैसे दे दिया, पता चला भैया आपका 500 जात, क्लियर, मतलब उसकी सैलरी कितनी हो गई 500 रुपए। आपका 1000 जात, मतलब उसकी सैलरी कितनी हो गई 1000 रुपए। क्लियर? तो जात एक प्रकार का सैलरी है जो देते थे मुगल्स एम्परर अपने सैनिकों को, एक एक सैनिकों को और हर एक कमांडर को। जो कमांडर सबसे बेहतर कार्य करता उसका जात रैंक सबसे हाईएस्ट था। क्लियर? अकबर के समय कहा जाता है 29 लोग ऐसे थे जिनको 5000 की मनसबदारी दी गई थी, यानी 5000 जात दिया गया था। 5000 सैलरी दी जाती थी, एक तरह से समझिए। क्लियर? औरंगजेब के समय वही मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। वही मनसबदार जो अकबर के समय 29 थे, वो औरंगजेब के समय आकर 79 मनसबदार हो गए। और अकबर का जहांगीर कहा जाता है सबसे हाईएस्ट जो मनसब दिया वो 10,000 की दिया है, 10,000 का दिया है। क्लियर? तो जात क्या हो गया, एक तरह की सैलरी, एक तरह का रुपया। दूसरी बात, 10,000 की सैलरी मैंने किसी को दे दिया, जात मैंने दे दिया, तो जितना मैं उसे जात दूंगा उसी के बराबर उसको मैं सवार रैंक दूंगा। सवार रैंक उसी के बराबर या उससे कम, लेकिन जात रैंक से ज्यादा मैं सवार रैंक नहीं दूंगा। सवार रैंक, सर सवार रैंक क्या होता है? ये तो एक नया वर्ड आ गया। सवार रैंक क्या होता है? उस कमांडर को मैं उतने घुड़सवार दे दूंगा, यानी उतनी मैं उसको घोड़े दे दूंगा, आर्मी दे दूंगा। क्लियर? जैसे अकबर के समय राजा मान सिंह की जो जात है वो 5000 है, तो अकबर ने 5000 सवार भी दे दिया था मान सिंह को। यानी सिंपल मैं कहूं तो एक एक मनसबदार के पास उनकी अच्छी खासी सेना भी थी। जितना बड़ा जात रैंक उतना ही बड़ा सवार रैंक। बस एक पॉइंट याद रखना, सवार रैंक कभी जात रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये हो गई बात मनसबदार की। मनसबदार क्या होती है? मनसबदारी क्या होती है? एक प्रकार की सैलरी। सैलरी के 2 पार्ट, जात और सवार। जात में पैसा दिया जाता था और सवार जितना जात उतना ही उन्हें घुड़सवारी दी जाती थी। मतलब एक तरह से छोटी आर्मी हुआ करती थी। हर एक कमांडर के पास सबसे कम सैलरी कहा जाता है 10 जात की दी है, जो सोल्जर था उसको 10 जात का दिया जाता था। ये अकबर ने शुरू किया था और सारे मुगलों ने इसे अपनाया है, एक्सेप्ट किया है। क्लियर? आपको मैं जब दिल्ली सल्तनत एक्सप्लेन कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था एक इक्ता, याद है? इक्ता, वो जमीन दे रहा, वो इसमें भी था। ठीक है, वही काम इसमें भी था। सैलरी कहा जाता है कभी कभी जमीन के रूप में दी जाती थी और उस जमीन को जागीर बोलते हैं। यही जागीरदार वाला पॉइंट है। क्या बोलते थे उस जमीन को? जागीर। ये सब कोई इंग्लिश नहीं है, ये सब हिंदी ही है। ये सब इंग्लिश हिंदी सब यही जागीर ही बोलते हैं। तो उसको क्या देते थे? जागीर दिया जाता था। जैसे पैसे की कमी पड़ गई तो उसको क्या किया, ऐसा भी सैनिक आपने सेवा की है, ठीक है आप वो लैंड ले लीजिए, फर्टाइल लैंड दिया जाएगा, उपजाऊ जमीन, उस पर आप खेती करिए, सब बेचिए खींचिए, सब आपका पैसा है। क्लियर? तो वो जागीर होता था। तो जागीर का जो मालिक होता था उसी को कहते हैं जागीरदार। क्लियर? चलिए, एक पता चला मान सिंह को जागीरदारी दे दी गई। भैया बहुत बड़ा लैंड, मान सिंह बहुत बड़ा नाम ही था अकबर का, बहुत बड़ा लैंड दे दिया गया। अब वो जागीरदार तो उस पर खेती नहीं कर पाएगा ना, वो कैसे? वो तो भाई वो लीडर है, वो कैसे जाके खेती करेगा? तो उसने क्या किया, तमाम पीजेंट को, तमाम फार्मर्स को वो जमीन सौंप दी और उस जमीन पे कहा खेती करिए भैया, आप लोग भी अपना खाइए और मुझे भी खिलाइए। वो पीजेंट वहां खेती कर रहे हैं और वो पैसा ले जाके एक आर्मी वाला ले जाके मान सिंह को दे रहा है। यानी मान सिंह और फार्मर के बीच में भी एक मीडिएटर है और इसी मीडिएटर को कुछ लोग कहते हैं जागीरदार, जो ले जाके मेन जागीरदार यानी मान सिंह को वो पैसा दे। तो यहाँ 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपका मनसबदार क्या होता है, मनसबदारी क्या होता है, और दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपको जागीरदार क्या होता है। क्लियर? एक और पॉइंट डिस्कस मैं कर रहा हूँ, जब्त, JABT, जब्त क्या होता है। क्लियर?
देखो, जानते ही हैं कि हर एक एम्परर, जो भी एम्परर आया है, वो एक एक डिपार्टमेंट बनाता था। एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, एक भाई डिफेंस का डिपार्टमेंट, एक भाई होम का डिपार्टमेंट, एक भाई फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट बनाता था। तो अकबर ने अपना जो लैंड का मिनिस्टर बनाया, या लैंड का यानी एग्रीकल्चर का जो मिनिस्टर बनाया, वो बनाया था टोडरमल को। याद रखिएगा, यही पहला सिंपल मैं कहूँ तो यही पहला आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है, राजस्व मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, यही पहला है टोडरमल। क्लियर? टोडरमल ने क्या किया? अकबर ने कहा, टोडरमल जी, कैसे मैं टैक्स लूँ किसानों से, मुझे पता नहीं चल रहा है, कैसे मैं लूँ किसानों से, किस प्रकार का टैक्स लूँ। टोडरमल ने कहा, ऐसा है सर, जो आप जागीरदार को जमीन दे रहे हैं, यानी जिसको भी आप जमीन दे रहे हैं, क्लियर, उस जमीन को नपवाइए, उसको नपवा लीजिए कि कितनी जमीन है। इन्होंने कहा, नपवाऊं कैसे? उन्होंने कहा, एक फट्टा ले आइए ना, बड़ा सा इंच ले आइए, स्केल, बड़ा वाला स्केल, और उससे नापिए कि कितनी जमीन उसके पास है। क्लियर? उससे नाप लेंगे कि इतना फर्टाइल लैंड उसके पास है, उससे कहिएगा 30% मुझे देंगे। क्लियर? यही जो स्केल से मापन, मेजरमेंट बाय स्केल, यही जो मेजरमेंट है, इसी को बोलते हैं जब्ती। इसी क्या बोलते हैं? जब्ती, JABTI, जिसे लाने वाला है राजा टोडरमल। किसके समय? तो अकबर के समय। अकबर के समय राजा टोडरमल ने लाया है ये जब्ती पद्धति, यानी स्केल से नापने का तरीका, और उसी को कहते हैं जब्ती। आपके हिस्ट्री में कई सारे वर्ड्स हैं ना, तो वर्ड्स को समझना पड़ेगा। अब अलग दे दिया है आपका, मनसबदार क्या होता है समझना पड़ेगा भाई, जागीरदार क्या होता है वो समझना पड़ेगा, जमींदार क्या होता है भाई समझना पड़ेगा, आपका जब्ती क्या होता है समझना पड़ता है। तो जब्ती क्या है? लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको मापने का एक इंस्ट्रूमेंट, जिससे पता चल देगा कि उस जमीन पर कितना चावल पैदा होगा, कितना गेहूं पैदा होगा। जमीन नाप लिया भाई, कि जमीन नाप लिया, इतना जमीन है। टोडरमल ने कहा, अगर आपके पास इतनी जमीन है तब तो 10 किलो चावल होना चाहिए भाई। 10 किलो चावल में आपको 3 किलो अकबर को देना होगा, 7 किलो आप अपने पास रखिए। मतलब जागीरदार या किसान चीट नहीं कर सकते थे एम्परर को, क्योंकि अकबर का मंत्री टोडरमल जानता था उस जमीन पर कितना चावल पैदा होगा, इसीलिए वो नपवाया था जमीन। क्लियर? नापने के बाद अकबर को पता चल गया, भैया आपके पास तो 5 इंच जमीन है, 5 स्केल है, और 5 स्केल में कम से कम 4 किलो तो चावल होना ही चाहिए, भैया 1 किलो लाकर मुझे दीजिए। क्लियर? तो ये पता चल जाता था उससे। इसी को कहते हैं जब्ती, जो लाने वाला है राजा टोडरमल। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट है। आज मैंने डिस्कस किया आपका सक्सेसर, उत्तराधिकार किस प्रकार नियुक्त होते थे मुगलों के। सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके कैसा रिलेशन रहा है मुगलों का अन्य रूलर के साथ। थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया मनसबदारी क्या होती है, नेक्स्ट जागीरदारी क्या होती है, और नेक्स्ट मैंने आपको डिस्कस किया है जब्ती यानी जब्त क्या होता है। ठीक, एक बात याद रखिएगा, मनसबदार कभी कोई पूछता है मनसबदारी क्या होती है, तो एक तरह का समझिए इसमें पद भी आता है, किस पोस्ट पे है, इसमें सैलरी भी आती है, और इसमें आपका एक तरह से आर्मी का कमांडर का एक पावर भी मिलता है। मिले ना आर्मी इंग्लिश, तो उसका कमांडिंग का पावर मिलता है। तो 3 इसमें मिला, पोस्ट, सैलरी और एक कमांडर का पावर। क्लियर? ये 3 पॉइंट आप मनसबदारी में याद रखिएगा। जागीरदार आपको पता चला जागीर क्या होता है, और आपको आज मैंने जब्त डिस्कस किया, जब्ती क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं कुछ जमींदार और अलग पॉइंट मैंने पढ़ाऊंगा। क्लियर? क्या होता है कुछ और डिटेल्स में देखते हैं। पिछले टर्म का मैंने पेपर सेट नहीं कर पाया था, तो कल मैं आपको पेपर अपलोड नहीं कर पाया, तो आज दोनों का, कल और आज का दोनों का पेपर मर्ज करके मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। आप उसका आंसर भेजिए, मेरे ही पास सेंड करिएगा, मैं ही आपका क्लास टीचर भी हूँ, मैं भी चेक भी कर लूँगा कितना पॉइंट आपने समझा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स के, डिस्कस करूँगा जमींदारों के बारे में, और डिस्कस करूँगा कुछ और इनके आर्मी का बारे में, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।